भूपेंद्र हुड्डा के बाद किसी ने पसंद कर लिया। आज तक वो तो एक परिपाटी रही है उसका, उसकी संस्कृति कल्चर है उसका, कि जितना भी उस आदमी का जिसने साथ दिया है, इंची टेप ले रखा है, उसने चौगुना करके उससे 4 गुना धोखा देगा। और आज जितना बेड़ा कर सेंटर में पप्पू ने और हरियाणा में चंपू ने, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। समुद्र की था फांस का है, नुगरा चाला जब धरती हल्या, नुगरे आदमी की था ना पाया। मतलब मन में कोई मनमुटाव नहीं था तब भी? आज भी नहीं है। बड़े भाई थे वो मेरे दोनों, वो मैं इधर से टिकट लेकर आ गया, वो इधर से आ गया। तो आपके तो आदमी फिर कॉमन रहे होंगे जिनको दोनों भाई तो मिल गए चौक पे। मैंने उनके पैर चुचकारे, उन्होंने मेरे को गले से लगा कर पुचकारा। जीतने का तो जीतने की बार तो बोले कम से कम जीतने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, पर तेरी लंबी आयु हो, तू मेरा छोटा भाई है, जो कुछ होगा वो समय के अनुकूल ठीक होगा, तो एमएलए जरूर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, पूर्व विधायकों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ है बादली के 2 बार से एमएलए रहे नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी काफ़ी दबंग इंसान है और अक्सर उनके जो बयान हैं वो कई नेताओं को चुभते रहते हैं। आज उनकी बातचीत करेंगे, कैसे वो राजनीति में आए और उनका कैसा सफ़र रहा और उनके मन में क्या टीस रही हैं। आज उन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। नरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। नरेश जी, कैसे राजनीति में आना कैसे हुआ आपका? नहीं, देखिए, राजनीति में मैं आया नहीं, लेकिन भाइयों की मेहरबानी हुई और वो मेरे को ले आए। मेरा अपना बड़ा भाई था चौधरी धीरपाल सिंह, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व और मानवता के प्रतीक और सेवा भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। तो मैं बचपन से ही चाचा ताऊ के, हम भाई हैं, पड़ोसी भाई भी एक ही गांव के, एक ही गली के, उनके साथ रहता था। उनसे चौधरी देवीलाल के संपर्क में आ गया, उनसे प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने मेरे को सरपंची में उठा दिया कि मेरा भाई सरपंच होना चाहिए। मैं, मेरे 36 बिरादरी के भाइयों ने सरपंच भी अच्छे भारी बहुमत से जिता दिया। तो इसी तरह फिर लाइन बन गई, काम ठीक ठाक, जो भाइयों ने विश्वास जताया उस पर समय समय पर खरे उतरते चले गए। दोनों भाइयों ने मिलकर इलाके के विकास के लिए काम शुरू कर दिया। दोनों में तालमेल था, एमएलए में और सरपंच में। मैं सरपंच बन गया, उनका छोटा भाई था। कौन साल में बने आप सरपंच? मैं सन 1990 में 10 दिसंबर को जी। तो आपने जो पहला जो चुनाव था वो 2005 में लड़ा ना, या 2000 में? 2000 में आजाद कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस के टिकट पे। तो जीत गए थे आप? तो उसमें विवाद हो गया था, बहादुरगढ़ कांड अच्छा। फेमस है काफ़ी, और दोनों कैंडिडेटों को गिरफ्तार भी कर लिया था और लाठीचार्ज भी हो गई थी। आप भी गिरफ्तार हो गए थे उसमें? रमेश दलाल बहादुरगढ़ से उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, और बादली से नरेश प्रधान आपके भाई उम्मीदवार थे। तो वहाँ बुला लिया था, काउंटिंग होगी, ये होगी, फार्म भरने, यार वहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गई थी। तो चोटें भी बहुत उनको भी आई थी, मेरे को भी। फिर ज़्यादा चोट लगने के कारण उन्होंने कहीं नाले वाले में, झाड़ियों में फेंक भी देती है, जिस तरह पुलिस फेंक दिया था। फिर उसके बाद में कोई खास कार्रवाई हुई ही नहीं, कहीं सुनाई हुई ही नहीं। काउंटिंग भी होगी, ना एजेंट थे, ना लेना था ना देना था ना, और डिक्लेयर भी हो गए। कौन डिक्लेयर हुआ उसमें? उसमें हमारे भाई धीरपाल सिंह का और मेरा मुकाबला था, मेरा भाई डिक्लेयर हो गया। तो आपके वो राजनीतिक गुरु भी थे एक किस्म से? इतनी साथ मिलकर काम कराया तो गुरु लगा लो, बड़ा भाई। आमने सामने कैसे आ गए आप? बड़े भाई थे वो, आमने सामने हालात हो गए। हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, वो इनेलो में थे, जनता दल था जब ये, और दोनों, मेरे को टिकट मिल गया कांग्रेस पार्टी का, जब तक मैं जिला परिषद का मेंबर। तब मतलब मन में कोई मनमुटाव नहीं था तब भी? आज भी नहीं है। अच्छा। बड़े भाई थे वो मेरे दोनों, वो मैं इधर से टिकट लेकर आ गया, वो इधर से आ गया। तो आपके तो आदमी फिर कॉमन रहे होंगे जिनको दोनों भाई मिल गए चौक पे। मैंने उनके पैर चुचकारे, उन्होंने मेरे को गले से लगा कर पुचकारा। वह जीतने का तो चुनाव के दौरान बार तो बोले कम से कम जीतने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, अच्छा। पर तेरी लंबी आयु हो, तू मेरा छोटा भाई है, जो कुछ होगा वो समय के अनुकूल ठीक होगा, तो एमएलए जरूर बनेगा। आपकी बार तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी है कि तू एमएलए जरूर बनेगा। अच्छा। हाँ, मतलब इतना प्रेम पहले हुआ करता था कैंडिडेट नहीं जी, वो सरों के सिधार के आज भी था, जब मिलती थी दोनों भाई तो। अच्छा। हाँ, अपने बेटे की तरह मेरे को मानते थे। हमारे भी बड़े भाई थे, बाप के समान थे। धीरपाल जी तब विधायक बन गए? धीरपाल जी हमारे भाई 5 बार बने। अच्छा। हाँ, बहुत सज्जन व्यक्ति। फिर आपने संघर्ष जारी रखा? जनता पूरे प्रदेश में आज भी मान है उनकी। एक बहुत शरीफ नेता थे, बहुत शरीफ विधायक थे, 36 बिरादरी के नेता तो थे। आप फिर 2005 में एमएलए बने? 2005 में इंडिपेंडेंट।
अच्छा, तो कांग्रेस में क्या गड़बड़ी होगी थी इस दौरान? कांग्रेस में गड़बड़ी ये होगी कि जब संकट काल था, कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं था, तो मेरे को बुला के टिकट दिया चौधरी भूपेंद्र। मुकाबला भी टफ होया और कोर्ट से डिसीजन भी, मेरा तो भाई था, मैं तो एमएलए बन गया 6 साल बाद आया, लेकिन वो हमारे पक्ष में आ गया था। फिर उस पर आगे हमने कार्रवाई नहीं की। रमेश दलाल ने तो कार्रवाई कर दी। भाई नफे सिंह राठी की पेंशन 1 बार की हुई, 2 बार की एमएलए, 1 रमेश दलाल को मिल गई। और हमने अपनी कार्रवाई वहीं ठप कर दी कि मेरा भाई ये तो है, और मैं एमएलए बना दिया इंडिपेंडेंट। मेरी 36 बरादरी के भाइयों ने, बादल विधानसभा के भाइयों ने आपने प्रोसेस नहीं चलाया? हाँ, वहीं पर ठप कर दिया एमएलए बनने के बाद। तो मेरा भाई ये था धीरपाल, कोई अंतर नहीं था, और लगाव भी बहुत ज़्यादा था एक दूसरे से, और चुनाव भी लड़ लिए एक आमने सामने, और फिर भी लगाव था। प्रधान जी, ऐसा फिर क्या हो गया था? 2000 में आपको टिकट दे दी, 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कौन पसंद आ गया था आपकी जगह? भूपेंद्र हुड्डा के बरा किसी ने पसंद कर लिया? आज तक वो तो एक परिपाटी रही है उसका, उसकी संस्कृति, कल्चर है उसका, कि जितना भी उस आदमी का जिसने साथ दिया है, इंची टेप ले रखा है, उसने चौगड़ा करके उससे 4 गुना धोखा देगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये फितरत रही है। मैं 30 साल तक उस आदमी के साथ रहा हूँ। अच्छा। और संकट काल में रहा हूँ, बुरे से बुरा दौर उसका देखा है, और उसकी उंगली पकड़ के उसके कदमों में कदम मिला के चले हूँ ये। लेकिन वो कभी हमारे नहीं हुए। जब उसको काम होता था तो वो जिप्सी भेजता था, ओएसडीओ को भेजता था, ढूंढवाता था। जब मुकाबला करना होता था ना विधानसभा में, तो वो खुद तो करता ही नहीं था किसी का मुकाबला, ढुलमुल नीतियाँ रखता था, लेकिन मेरे को जरूर ढूंढवाता था। और जहाँ फायर ब्रिगेड का काम करना हो, जहाँ संकट काल हो, जहाँ जूता पुजारी होना हो, जहाँ लाठीचार्ज होने की बात हो, या कोई इस तरह का संघर्ष हो, वहाँ कुछ भी हो सकती है प्रिय घटना, तो वहाँ नरेश प्रधान जाता था। और जहाँ उद्घाटन करने की बात हो तो वहाँ पिता पुत्र जाते थे। और आज जितना बेड़ा गर्क सेंटर में पप्पू ने और हरियाणा में चंपू ने, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पुत्र को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का इतिहास बोल रहा है। फरीदाबाद से लग जाओ आप, अवतार सिंह बढ़ाना कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ लीडर था, समर्पित सिपाही था। उसके बाद में राव इंद्रजीत 15-20 सीटों पर प्रभाव रखता था। उसके बाद में यहीं आ जाओ कोशली, अनीता यादव पुराने संघर्ष के टाइम की हुड्डा के साथ काम करने वाली थी। श्री किशन हुड्डा के परिवार की क्या दुर्दशा कर दी। आनंद सिंह डांगी हारे नहीं बल्कि हरवाए गए। आज देख ले, वो घर बैठने के लिए इतना सीनियर लीडर था, इतना राजीव जी का सखा मित्र, राजीव जी उसके पास आते थे, वो उनके पास रुकता था, दोस्ती थी। आज उन सब लोगों का देखो आप, विनोद शर्मा, कितने ही सैकड़ों लीडर है, सुबह से शाम, जितेंद्र मलिक, अशोक तंवर। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी का पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार था, कांग्रेस जीत रही थी। इनेलो से सोनिया जी ने बात करी, चौटाला जी से संपर्क साधा कि जी अगर आप चाहो तो हम साझा उम्मीदवार उतार दें। उन्होंने कहा वो दोनों पार्टियों की सहमति होनी चाहिए। उम्मीदवार का नाम तय हो गया, एडवोकेट साहब आनंद, वो उनको उतार दिया, दोनों पार्टियों का समझौता हो गया। 20-21 बार वोट चौटाला साहब के पास थी। अब इन्हें पूरी गुजरवाई। कांग्रेस पार्टी के एमएलए और कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता, जिसको अपनी वोट पोल करनी नहीं आती, उसको वोट मांगने का क्या हक है। शाही प्रकरण हुआ, बहुत बड़े स्तर पर कुछ 100 करोड़ का लेन देन हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस के ही नेताओं ने 12 वोट कैंसिल करके कांग्रेस को ही हरवा दिया। आज देखिए, कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों ए और बी टीम है, मिले हुए हैं। नरेश जी, आप एक, मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप इतना कोसोगे नेताओं को, आपको टिकट कौन देगा? मैंने टिकट क्या चाहिए, जब टिकट एमएलए बने, जब टिकट थोड़ी थी। टिकट देनी है तो बादल ही हल्के में बैठे, जी ने चाहोगे उन्हें दे देंगे। 100 की स्पीड विधानसभा में जिस पर मेहरबान। आपके जो तेवर हैं ये ऐसे ही रहते हैं। ये तेवर तो पैदा हुआ उस दिन तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं सेवा जी आपने, वो तो फिर वो डरेगा आप तो नहीं। भाई साहब सुनो, समुद्र की था फांस का है, नुकरा चाल जब धरती हल्या रहा, नुकरे आदमी की था ना पा रहे। गरज होगी छोटी तला चला जाएगा, बिना बुलाया चला जाएगा। जब गरज लकड़ जाएगी, आंख नहीं जोड़ेगा भाई साहब, पूरी ताकत झोंक दी, आप आंख नहीं जोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं व्यक्तिगत कोई मन ने उसके मेरे किले थोड़ी घेर रहा है। मैं तो
मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्रदेश की जनता को, ये प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ और अवगत करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है और छत्तीस बिरादरी से वो किसान और से मजदूरों प्रदेश की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कर रही है। कम से कम सेंटर की मिल रही हो या ना मिल रही हो, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से जरूर मिला हुआ है। जब जब इसमें करंट आता है, जब जब ये आक्रामक होता है, जब जब ये कुछ करने की सोचता है, तो अमित शाह जी बैठे हैं, गुजराती गेंडा अमित शाह बैठे हैं ना सेंटर में, वो एक फाइल लेता है और भूपेंद्र हुड्डा का कौन दिखा दे, मदद करेगा भीतर जाएगा। अब देखिए, आप विडम्बना देखिए और दुर्भाग्य देखिए हरियाणा प्रदेश का। अभी अधिवेशन बुलाया था, ये प्रस्ताव जो काला कानून 3 किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लेकर आई है सरकार, उससे पहले अधिवेशन बुलाया था। उसमें पहला इतिहास है ये हरियाणा प्रदेश का। आप तो बुद्धिमान वर्ग से हो, चौथा स्तंभ हो हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में। 3 दिन का नोटिफिकेशन हो गया, विधायकों को नोटिस भी मिल गए, विधायक तैयारी करके भी चले गए और बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में बुलाकर भूपेंद्र हुड्डा को और अमित शाह ने फोन कर दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 3 घंटे का सेशन करो। उन्होंने कहा हटा दो जल्दी। हाँ, उन्होंने कहा मेरा आज नहीं आनी चाहिए, 3 घंटे की बजाय 3 मिनट में करो ना तुम काम ने। और वहां फिर मिली भगत की और 3 दिन का जो अधिवेशन था वो 3 घंटे में निपटा दिया गया। एक मात्रा बेसिंग चौटाला था, वो पूरे हरियाणा प्रदेश को लाइव चल रहा था, संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया, टकराता हुआ दिखाई दिया बीजेपी से और किसानों की बात उठाता हुआ। उसने कहा कि ये जो प्रस्ताव है ये भारत के किसान की जो 70% जनता ग्रामीणांचल में खेती पर संसाधन पर जीवित रहती है। अब आप शायद इनेलो में हो इसलिए तारीफ कर रहे हो अभय जी की। अभय जी का तो अब पार्टी बिल्कुल आपको पता है, एक तरफ दुष्यंत है, एक तरफ एक एमएलए बच गए हैं इनेलो में, तो अब तो आप जैसे लोग ही। जितनी दुर्दशा बीजेपी की कांग्रेस की हुई है, ये महापौर के नगर वगैरह नगर परिषद के चुनाव हुए हैं ना, तो कांग्रेस कितनी इतरा रही है, कितने एक मिनट कितने स्टंट कर रही है। एक सोनीपत में जीतते हैं, एक सोनीपत में वहाँ भी कोरम पूरा नहीं, वहाँ भी बहुमत नहीं आया और सुपड़ा साफ हो गया और वो कह रहे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। तो मैं ये भी तो कह रहा हूँ नूरा कुश्ती लड़ रही इन दोनों को। तो अंदरेश जी वो इसलिए भी खुश है ना, वो हुड्डा साहब तो इसलिए खुश हैं कि अम्बाड़ा पंचकुला हार गए, मतलब कांग्रेसी हारने पे कांग्रेसी खुश होते हैं अब तो। हुड्डा साहब तो न्यू भी तो खुश थे ना। आज जब शैलजा एक दलित की बेटी राज्यसभा में चुन के जाती थी तो वो खुश नहीं थे, वो ऊपर से टिकट लेकर आई थी, सोनिया जी से आशीर्वाद और टिकट लेकर के वो आई थी। अच्छा चलो, एक ये खुश नहीं थे। आप जैसे बुद्धिमान वर्ग के पत्रकार साथियों ने इनसे पूछा कि जी ये तो आप खुश नहीं थे, राज्यसभा में जीत कर चली गई जी, तो उसने कहा क्या होता है राज्यसभा का मेंबर, ये तो विवाह शादियों की घोड़ी होता है राज्यसभा का मेंबर। मैदान जंग का घोड़ा तो वो होता है जो पार्लियामेंट और विधानसभा जीत कर जाते हैं। हाँ, विवाह शादियों की घोड़ी। अब प्रदेश की चाहते हैं कि राज्यसभा का मेंबर आज भी विवाह शादियों की घोड़ी है या मैदान जंग का घोड़ा हो गया। फिर एक दलित की बेटी को बहन बनाकर पीठ में छुरा मार दिया। ये कांग्रेस की तो परिपाटी है, छीना झपटी और भगदड़ मची हुई है, पतन की तरफ पड़ रही है भाई साहब। थोड़ा सा आपकी जिंदगी पे लौटते हैं क्योंकि आप में गुस्सा बहुत है। नहीं, गुस्सा नहीं है मेरे भूपेंद्र, ये तो लहजा शैली है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो फड़क काटने वाली बात है वो है अब ये तो आपके दिल में है। 2000 में आप चुनाव हार गए, मतलब कोर्ट से जीते, 2005 में फिर निर्दलीय जीते आप, यही था ना। हाँ। उसके बाद भी चुनाव लड़ा आपने, 9 में फिर जीते, 9 में फिर जीत गए, 9 में आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। तो तब तक तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ। मेरे को कह दिया आपको टिकट नहीं दूंगा मैं, और धीरपाल मेरे भाई ने ज्वाइन कर ली थी और उसको मैं टिकट दे रहा हूँ और फिर मैं टिकट लिया। तो आप ऐसा कैसे हो गया कांग्रेस में कि हुड्डा साहब को बाई करके आप टिकट ले आए? आज भी कांग्रेस के विधायक, पूर्व एमपी भी, एक्स एमपी जो हैं वो मैंने अपने सगे भाई से ज्यादा मानते हैं और मैं भी उनका अपना 2009 की जो टिकट है आपकी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो अपने सगे भाई से ज्यादा मेरे को मानते हैं और मेरे लिए भी वो पूजनीय है, आदरणीय है, सीनियर लीडर है हमारे। अच्छे संबंध, जो जैसा है वैसा कहेंगे। जो दा लीडर है रोहतक में कांग्रेस पार्टी के पास। थोड़ा सा बताओ कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हुड्डा इस क्षेत्र में चाहे कि उसको टिकट ना मिले और आप ले आए? ये जुगाड़ क्या था? ये तो पूरे हरियाणा ने बेरा है जुगाड़, तो सेंटर में घने लिया है, बैठे देखे जा है स्थानीय लीडर और मैं ले आया हूँ 2-3 बार
और पिछली बार भी मना कर दिया था। और देखो आप, फिर देखो दुर्भाग्य, टिकट मैं लिया और पिता पुत्र वोट मांग निर्दलीय की। डूब मरने के लिए बात नहीं थी ये। मैं कांग्रेस पार्टी का 30 साल से कार्यकर्ता, अच्छा, आप टिकट ले आए, इन्होंने समर्थन नहीं किया और वोट इन्होंने निर्दलीय की मांगी और खुल्लम खुल्ला मांगी, मैसेज भी करे, फोन भी करे, इन्होंने निर्दलीय की मांगी। जीते आप? नहीं, हार गया मैं, दोनों लौट गए। अच्छा, हाँ, दोगला चरित्र चेहरा कांग्रेस का सामने आ गया और कौवा चले हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो टोटल आप 3 चुनाव लड़ चुके हैं? 4 चुनाव। 4 चुनाव, हाँ। जिसमें से 2 जीते हो आप। हाँ, तो 2 में जो समर्थन तो आपका हुड्डा जी को ही था। मैं चुनाव तो लड़ चुका कई, बाकी विधानसभा के 2 जीत गया, 2 हार गया। सरपंच भी, जिला परिषद भी जीता हूँ। तो आपका समर्थन तो हुड्डा जी को ही था ना सरकार में? तो मैं तो हुड्डा के साथ ही ज्वाइन करी थी। ये मेरे घर आया था लेने के लिए। मैं तो गांव का, बड़े गांव का सरपंच था। इसने गुहार लगाई थी, मैं अपना भाई बनाता हूँ। और यहाँ भाई मेरा भाई था, 3 बार का एमएलए, चौधरी धीरपाल सिंह। और वहाँ तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता था टिकट लेने का, एमएलए बनने का। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आपको इनका पता कब चला कि हुड्डा साहब तो अपने लोगों को मेरे को काटते तो हैं? काफी समय से एक एक पतंग की तरह कटते जा रहे थे। लीडर यो सफाया करता जा रहा था तो देख तो रहे थे। पर अनुकूल समय नहीं था, फिर भी आंख मीच कर, कबूतर जब बिल्ली सामने आ जाती तो आंख बंद कर लेता है। आपकी नज़र में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है प्रदेश का? चौधरी देवीलाल। अच्छा, आप तो शुरुआत में उनसे जुड़े थे, किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? कैसी मुलाकातें होती? इतने महान देवता समान थे और शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और कभी भी मैचिंग कराट और गांव वालों से ज़मीन मांगते थे विकास करने के लिए, और कुछ तुम करो और कुछ सरकार से। सरकारों के पास इतना बजट नहीं होता था। और आज देखो ना, बादली विधानसभा के अंदर 20,000 एकड़ जमीन बेच दी। अगर HSIDC आता और हुड्डा विभाग आता तो एक्वायर होती, उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, कमीशन नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और इसमें बहुत बड़े स्तर पर लेन देन और 5 साल का अनुबंध था कि 2 साल में हम जमीन खरीद लेंगे, 5 साल में कंस्ट्रक्शन कर देंगे। और वो 5 साल की बजाय फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और 3 बार उसका लाइसेंस रिन्यू और कर दिया, पक्का काम कर दिया। आज हम लुट के बैठे हैं। हमारे को बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे, बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, एक एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, आपको कारोबार करने के संसाधन मिलेंगे, यहाँ इतनी रौनक आ जाएगी कि आपका मुनीर का और RK पुरम जैसा हाल हो जाएगा, किराए के संसाधन होंगे, हर तरफ से चारों तरफ से किसान भाइयों को जमीन जाएगी तो इनकम के संसाधन हो जाएंगे। लेकिन आज तो हम लुट के बैठ गए। आज तक दुनिया में कोई ज़मीन ऐसी एक्वायर हुई है जिसकी ना दलील है ना अपील है? ना हमारी दलील है ना अपील है। SEZ वाला बैठा है, पंजाब में तो टावर पाड़ रहे हैं, यहाँ कोई भाणजा थोड़ी है निपटना, तो इसे भी पड़ेगा मेरे भाइयों ने 2 दिन आगे पीछे। आपके तो हल्के में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं धनखड़ साहब, उनसे क्या उम्मीदें रखते हो आप? नहीं, वो संगठन के हैं, जनप्रतिनिधि, तो उसको हरा दिया। तो उसने अपने संगठन में कैसा काम करता है वो उसकी पार्टी ने देखना है। व्यक्तिगत आधार पर तो हमारा कोई द्वेष भावना किसी से है नहीं। उन्होंने काम कराए हल्के में? देखिए भाई साहब, सच्चाई ये है कि वो सेल्फ डिपेंड मंत्री था। हमारे आंगनबाड़ी और बस अड्डे पर लैटरिंग बन रही है, पुराने बस अड्डे पर झज्जर, उनका उद्घाटन करने के लिए हरिराम और मैं MLA थे, पिता पुत्र आ रहे, बोर्ड लग रहा है, जाके देखा, फोटो उतार ली। आंगनबाड़ी के कमरे जंगले तक हमारा नाम नहीं। और ओम प्रकाश धनखड़ के पास कम से कम स्वतंत्र प्रभार था और उस आदमी ने काम किए हैं उसने। ये थोड़ी हम हार गए तो किसी की सच्चाई को। सबसे बड़ा धोखेबाज भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की राजनीति में। तो अब अगले टारगेट क्या हैं आपके? अगले टारगेट ये है कि जो ये जमीन जा रही है SEZ में, मैंने व्यक्तिगत जो मेरे नाम की जमीन थी उसमें से नहीं लगा रखी 1 इंच भी, ना दी है। लेकिन जो मेरे चाचा ताऊ की, भाइयों की, जो इनके साथ छलावा हुआ है, इनको अपना बनकर ठग्या गया है। बाढ़ खेत की रखवाली करती है लेकिन बाढ़ ने खेत को खाया है। बाप ने हरियाणा लूट लिया, बेटा हरिश्चंद्र का रोल कर रहा है। तो जब तक इससे पर्दा नहीं उठा दूंगा और इनको न्याय नहीं दिला दूंगा। MLA तो भाई साहब किराया भी ना था गोद में, कनस्तर माट्टा भी ना था। जब मेरे बादली विधानसभा के 36 बरादरी के भाइयों ने विधानसभा में पहुंचा दिया, भाड़ा भी नहीं था चंडीगढ़ तक का। जब आपको MLA की जब मेरे को MLA बनाया तो उनका 7 जन्म बारंबार धन्यवाद। और मैं तो नुकू MLA मूल्य बनकर सेवा करने की है। मैं तो बादली विधानसभा की ही इस जमीन पर जन्म लूं और उनके पाया तड़ कीड़ा मकोड़ा बनकर फूट जाना जब भी अपने आप को अमर समझूंगा। तो जो बादली हल्के की SEZ में जो जमीन गई हुई है, मतलब आपका मेन फोकस अब उस पे है? नहीं, हम तो तबाह कर रख दिए भाई साहब। अब मेरे भाई लुट गए, बर्बाद हो गए, बेबेसुएदार होगी। आने वाली हमारे को जनरेशन माफ करेगी क्या कि तुमने अंधे होकर जमीन दे दी? तो आज अगर कोई पे कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ है? कंस्ट्रक्शन हो रही है,
भट्टा पारसोल में नहीं हुई थी, बंगाल में नहीं हुई थी। 25 फैसले आ लिए देश में, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है किसानों को हिस्सेदारी। नया कानून है देश का, मान लो कि जिसकी जो जमीन है अनुबंध हो रहा है, हमारे सेक्टर काट दो, किराए के साधन हो जाएंगे, जीविका का साधन हो जाएगा हमारे भैया का। हिस्सेदारी डाल लो, जो उसमें है उसमें डाल लो, कौन को तो रास्ता ले काट दो। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इलेक्शन है ना दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। जब 2000 में आपने चुनाव लड़ा तो कितने रुपए खर्च चुनाव में आए होंगे आपके? मैं आपको बताऊंगा दीन और ईमान से, दिल की बात। दीन और ईमान से भाई साहब, मैंने जितने भी चुनाव लड़े, एक पिछला चुनाव छोड़ दो 2014 वाला, सरपंची, जिला परिषद, एमएलए, बेईमानी, चीटिंग, अगर कोई आदमी आ जा 100 जूतों रोकेगा पानी, अगर मैंने किसी का एक गिलास पानी पिया हो तो। मेरे को हर चुनाव के अंदर 36 बिरादरी के भाइयों ने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव लड़ा नहीं, मेरे को पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। मेरे को लेकर गए हाथ जोड़ने का काम, पैर चुसरने का काम, और मेरे को हर कोई पैसे नहीं थे खर्च हुए। हर बार पैसे बचे हैं। और 2005 में तो जो चुनाव था उसमें पैसे बच गए, कमेटी बना रखी थी। मैंने उनको बुला के कहा कि भाई ये जो आपका पैसा इकट्ठा कराउड है, सारे खर्च भी हो लिए, सारी गाड़ियों का हिसाब भी हो लिया, ये पैसे बचे हुए हैं। मेरे को मेरे भाइयों ने सिर पर हाथ धर के पुचकार के कहा ये तेरे है, घने दिन हो गए तने सेवा करते ने, इलेक्शन तो लड़ लिया, ये मैं कर्जा उतार लिया अपना, मेरा कर्जा भी उतारा और मैं एमएलए भी बना। मेरे को तो हर चुनाव, सरपंची में भी 1,54,000 रुपये बचे थे। तो चुनाव तो आप अगला लड़ोगे ना बादली से? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हाँ, एक ही एजेंडा है कि जो मेरे भाइयों को लूट के बैठा दिया, SEZ में जो जमीन बस। गई हुई, कितने एकड़ कुछ जमीन भी यहाँ हो, से गई है? आखिरी कितनी जमीन यहाँ से गई हुई है? करीब 18 से 20 हजार एकड़ के बीच में। बड़ा इशू है। हाँ दोस्तों, आपने नरेश शर्मा जी की बात सुनी होंगी, काफ़ी एग्रेसिव बातचीत है इनकी, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे पे जिस तरह के राजनीतिक तंजिए कसते हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर वो कांग्रेस में रहे और उनका शासन आया तो नरेश शर्मा जी की जो तबीयत है, उनका जो उनके साथ 36 का आंकड़ा है बना रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी मुख्यधारा में लौटें। हरिभूमि टीवी देखने के लिए शुक्रिया। नरेश शर्मा जी से अगर कोई आपको बात कहनी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, नरेश शर्मा जी खुद उसका जवाब देंगे। शुक्रिया दोस्तों।